नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं। फिर से सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम ने आज 2 सभाओं को संबोधित किया। पीएम ने जांजगीर के सक्ती के अलावा धमतरी में भी एक सभा की। पीएम के दौरे को लेकर दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, उस लिहाज से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के अलावा आदिवासियों के विकास की बात कही। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण उसके डीएनए में है। इससे पहले राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया और कांग्रेस के न्योता ठुकराने, हालांकि कांग्रेस इसे कहती है कि उन्होंने न्योता ठुकराया नहीं, अस्वीकार किया है और बहुत विनम्रता से किया है। शब्दों का सारा खेल है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के अपमान से भी इसे प्रधानमंत्री ने जोड़ा। पीएम ने चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर भी तंज कसा और कांग्रेस पर अपशब्द कहने के आरोप लगाए। पहले पीएम का बयान सुनिए, फिर उनका दौरा लोकसभा चुनाव के लिए क्यों अहम है, इस पर चर्चा करेंगे। आए दिन गली मोहल्ले में अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहाँ कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानकार जो हमारे साथ पैनल है उससे आपका परिचय करवा देते हैं। उमेश घोरमुड़े साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोरमुड़े साहब का स्वागत है। अजय गंगवानी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पक्ष आपने रखते हुए देखा है। गंगवानी साहब का भी बहुत स्वागत। मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वोरा सर का भी बहुत बहुत स्वागत। और उमेश घोरमुड़े साहब, सबसे पहले रिएक्शन आपसे ही ले लिया जाए। फर्स्ट फेज के बाद वैसे तो आक्रामकता बीजेपी में रहती है, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद आक्रामकता थोड़ी बढ़ी है, हमले का तरीका थोड़ा बढ़ा है। ऑल इज वेल उमेश जी? देखिए भाई, हम कोई हमला नहीं कर रहे। हम तो अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, देश भर में घूम घूम कर कहीं जातिवाद, कहीं ध्रुवीकरण, कहीं संविधान को लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और यदि कांग्रेस का चरित्र उजागर करना आक्रामकता है तो ये आक्रामकता भी हमको कबूल है। लेकिन जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस के घोषणा पत्र का विषय हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं का बयान हो, अभी गोवा के अंदर में किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी का बयान निकल करके आता है, पर संविधान
का अपमान करने का काम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम यदि कांग्रेस के नेता करेंगे तो निश्चित तौर यदि हमारे वक्तव्य आक्रामक लगते हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए निश्चित तौर पर आक्रामक होंगे। अब जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार रहा, जिस प्रकार से कांग्रेस 50-55 वर्ष तक सरकार कर रही गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे का केवल नारा देते रहे और परिणाम निकल करके आया कि गरीबों को ही हटाने का प्रयास देखने में बीते 10 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से हमने प्रयास किया, 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने का एक सार्थक और एक सफल प्रयास हमने किया। हाँ। ये दावा करते थे जिस प्रकार से राजीव गांधी जी के जमाने में कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो ये असली चेहरा कांग्रेस का है जो जनता के बीच में उजागर हो चुका है। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में हम अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के भी जा रहे हैं और भविष्य का जो रोड मैप विकसित भारत को लेकर के कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, वो तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत सही बात है। इसके पेट पर माहौल हो रहा है। हाँ, आपने रिपोर्ट कार्ड का जिक्र किया, हालांकि वो शब्द तो सुनाई नहीं दिया, मंगलसूत्र सुनाई दे रहा है, मुसलमान सुनाई दे रहा है। अजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, आप लोग भ्रमित कर रहे हो भाई। ललित जी, भ्रमित हम लोग नहीं कर रहे हैं, भ्रमित भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। महत्वपूर्ण है ललित जी की आज लगातार माननीय मोदी जी के दौरे हो रहे हैं। एक ही दिन के अंदर में देखिए जेपी नड्डा जी भी यही हैं, अमित शाह जी भी यही हैं। मोदी जी को 10 साल में पहली बार छत्तीसगढ़ में रात बिताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि ललित जी पहले चरण के चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई, घबराई हुई और बौखलाई हुई है। ये उनकी बौखलाहट दिख रही है। दूसरा आपत्ति हमको इस बात से है, माननीय मोदी जी आए, रात्रि विश्राम करें, आपत्ति नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ के राजभवन में राज्यपाल जो निर्वाचन के सारी प्रक्रिया के मुख्य वो होते हैं, उसके जाके वहां रुकना चाह रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको प्रभावित करके छत्तीसगढ़ के जो निष्पक्ष चुनाव है उसको प्रभावित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने ललित जी जाके निर्वाचन आयोग में कंप्लेन की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भैया मोदी जी आए, स्वागत है, भैया हर बार अपने मन की बात क्यों कर रहे हैं? आज देश की आम जनता की बात कब करेंगे? 45 साल का जब बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है उस बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महंगाई 100 दिन में कम नहीं होती उसके बारे में क्यों नहीं कहते? 2 को रोजगार नहीं मिलते उसके बारे में क्यों नहीं कहते? आज जो 35 रुपए पेट्रोल का दावा किया गया था उस बारे में क्यों नहीं कहते? किसानों का दुगनी करने की बात की थी उस बारे में आप कुछ नहीं कहते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात की, आप कुछ नहीं कहते। तो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया उस बारे में आप कुछ नहीं कहते। आप कहते क्या है? कहते हैं आप भैया जो दाम्पत्य का सबसे प्रतीक चिन्ह है, आपको आपत्ति मंगलसूत्र से। आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए विशेष समुदाय को संपत्ति सौंपने की इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हैं। तो आपके रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको भरोसा नहीं आपके रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि 10 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर आप जनता के बीच जाए। आप विशेष संप्रदाय के बीच धर्म को धर्म से लड़ाना, दूसरे को खड़ा करना, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ। उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास। क्या इस प्रकार की बयानबाजी उचित है? मनीष वोरा साहब जुड़े हुए, दर्शक सुन ले, क्या यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान उनकी राजनीतिक सुचिता के सही समर्थन में है? ठीक, गंगवानी साहब इस बात की बयानबाजी करना। चलिए मनीष वोरा साहब जुड़े हुए हैं, मनीष वोरा साहब जुड़े हुए, उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है उमेश जी जवाब दे दीजिए पहले। चलिए उमेश जी का जवाब ले लेते हैं, फिर मनीष सर के पास चलेंगे। प्लीज उमेश जी। देखिए आखिर कांग्रेस को तकलीफ क्या है? देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आए उस बात से तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं उस बात से तकलीफ है, प्रधानमंत्री रात रुक रहे हैं उस बात से तकलीफ है, या फिर प्रधानमंत्री लगातार पहले भी आते रहे उस बात से तकलीफ है? पहले भी आए हैं लेकिन थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। ये बीच में सुन लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये कहे कि ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत सभी नागरिकों की उपेक्षा को लेकर के आरोप लगाया और तमाम तरह की बातें करें, जो प्रावधान जो अनुच्छेद संविधान में पहले से है उसको कांग्रेस पार्टी को अपने घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर देने की आवश्यकता है। ये बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। एक तरफ तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं जिस अभिव्यक्ति की आजादी के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में ये लोग बार बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, बार बार उनके अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और ये अपने घोषणा पत्र के अंदर में उसी का जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 19 का जिक्र करते हैं। तो आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी उन तमाम अनुच्छेदों को जो पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में मौजूद है उनको घोषणा पत्र में डाल के क्या साबित करना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी
इस देश को फिर से इस प्रकार के अनुच्छेद को अपने घोषणा पत्र में डाल के दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये हम पर आरोप लगाते हैं, ये हम पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पहले अपना स्टैंड क्लियर करे भाई, जो संविधान में पहले से अनुच्छेद है उनको वो वापस से उसमें डाल करके साबित क्या करना चाहते हैं। गंगानी साहब, हाँ नहीं, मैं उमेश जी अब आपको रोक रहा हूं। गंगानी साहब मैं आपका जवाब लूंगा, मनीष जी का एक रिएक्शन लेंगे और उसके बाद मनीष बोरा साहब, चूंकि प्रधानमंत्री अब आ गए हैं, सभाएं उन्होंने ली हैं, जाहिर तौर पर राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, पर तब्दीलियां आई हैं रणनीतिक तौर पर, वो नजर आती हैं भाजपा में, और इन सब के बीच कैंपेनिंग में आप कहां पाते हैं कांग्रेस को? मनीष जी। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। मेरी जी जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस काबिज है। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थितियां चल रही है, प्रधानमंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ है और 1 दिन का नहीं 2 दिन का दौरा है, जिसको लेकर के कांग्रेस ऑब्जेक्शन भी कर रही है। तो देखिए, राजनीतिक चल रही है और इसमें दौरे तो होते रहेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, 10 साल में पहली बार आ रहे हैं, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। राजभवन में रुक रहे हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। ये देखिए, राजनीति है, तमाम तरीके के ऑब्जेक्शन लगते रहेंगे, लेकिन उसके बीच ये देखने वाली चीज है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिसमें आपने सवाल किया ललित जी, कि वर्तमान में कांग्रेस को चुनावी प्रचार में आप कहां पर पाते हैं? तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री का 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा और उस दरमियान वो सबसे बड़ा ब्रांड भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के वो आ रहे हैं, उनके भाषण को यदि हम पूरी तरीके से देखेंगे तो उनमें लगातार वो उन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी सी भावनाओं का भी उद्वेल ले रहे हैं, राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके ऊपर जो सिर्फ होने की टिप्पणी की गई उसका भी जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम चीजों में देखिए तो भाजपा के जो बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस में एक चीज देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या खड़गे के अलावा कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ में आता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी भी जो अधिकतम सभाएं हो रही है वो देखिए लगातार राजनांदगांव में ज्यादा सभाएं हो रही है, बाकी अन्य क्षेत्रों में हम देखें तो वहां पर कम सभाएं हो रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक में ऑलरेडी पोलिंग हो चुकी है, वहां की स्थितियां जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। अभी तो 3 सीटों जहां पर मतदान होना है उनको लेकर के हो रहा है। और अभी भी देखिए आप यहाँ पर जहां मोदी ने अभी धमतरी में जो सभा करी है उसमें उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को अपने मंच पर बुलाकर के लिए उनके लिए वोट मांगा है। उसमें रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल, रूपकुमारी चौधरी और भोजराज नाग, इन तीनों को बुला करके वोट मांगा है। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों को वहां से प्रभावित करते हैं। ठीक, हाँ मैं अजय जी आपके पास आना चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। जी देखिए ललित जी, महत्वपूर्ण है कि मेरे मित्र संविधान और कानून की बात करें, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके सांसद आज खुद ये कह रहे हैं कि भाई हम 400 सीट से ज्यादा लाएंगे तो हम देश के संविधान को बदल देंगे। चाहे इनके ज्योति मृधा जी का बयान सुन लीजिए या अनंत हेगड़े जी का, और मोदी जी के बारे में आज इनकी जो महाराष्ट्र की सांसद के चुनाव लड़ रही हैं नवनीत राणा, उनका बयान सुन लीजिए। भैया देश में कोई मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। से कहा भैया साधन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं सकते। दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस, शांत हो जाइए उमेश जी, गलत तरीका है, ललित जी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज इंडियन एक्सप्रेस जो प्रतिष्ठित अखबार है उसमें न्यूज पढ़ लीजिए कि मोदी लहर जैसी चीज अब देश में कहीं नहीं बची है। ये मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आज वरिष्ठ एंकर ने भी स्पष्ट रूप से कहा। तो ये सारी चीजें बता रही है आरएसएस में जो मुख्य प्रश्न ललित जी ऑर्गेनाइजर उसके संपादकीय में लिखा गया कि मोदी के चेहरे में चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व में राजनीति करके, और ये महत्वपूर्ण बात हो रही है। ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे जी आप, नहीं आप बोलिए प्लीज, प्लीज सुन रहे हैं आपको, आ रहा हूं मैं जी, आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए मैं ललित जी, महत्वपूर्ण यह है कि 10 साल में अगर आपने कोई काम किया था तो आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? आप घूम फिर के राम मंदिर पे, हिंदुत्व पे, वोटों के ध्रुवीकरण पे, ये इस पे राजनीति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए, क्या आपने 100 दिन में महंगाई कम की? क्या 35 में पेट्रोल दिया? आज सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, देश में ऋण 55 लाख से बढ़ के 205 लाख करोड़, 4 गुना। क्या देश का विकास है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, क्या देश का विकास है? 27 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा के नीचे ढकेल देते हैं, क्या? चलिए अब जवाब लेंगे। आज
चीन की सेना 2000 किलोमीटर तक अंदर जाती है। ठीक क्या ठीक, देश का अब विकास है? ठीक, मणिपुर एक आज चाइना से वापस आइए प्लीज। मोदी जी जाना नहीं चाहते, जवाब लेंगे आज। क्या ये देश का विकास है? अरे गंगवानी साहब, आखिरी पॉइंट, महिला पहलुओं का यौन शोषण होता है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। चलिए अब हो गया आपका लास्ट पॉइंट, हो गया। उमेश जी प्लीज, लास्ट पॉइंट हो गया आपका। उमेश जी प्लीज। देखिए, सेना के ऊपर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाना, छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने का काम आपके सत्यपाल मलिक बता दीजिए, आपकी पार्टी ने जो किया उनको वो उठा रहे क्या? 400 के पार्टी कैसे पहुंच गया? नेताओं के बयान कैसे आते हैं? 400 किलो मार गिराए जाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि राम मंदिर का न्योता आज स्वीकार क्यों कर दिया। ये नहीं बताएंगे जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में राम मंदिर पर कृतज्ञता प्रस्ताव आया था, उस समय कांग्रेस विधायकों ने सदन वॉकआउट कर दिया था। इनकी बौखलाहट बता रही है, ये इनकी बौखलाहट बता रही है। और ये कैसे झूठ बोलते हैं मोदी जी 10 साल में पहली बार छत्तीसगढ़ आए। अरे जब मोदी जी छत्तीसगढ़ में आते हैं, चरण पादुका योजना को प्रारंभ करते हैं, उस योजना को बंद करने का पाप करने वाली कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं गरीबों के विषय। मन की बात मत करिए, देश के आम जनता की मन की बात करिए, जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। ये वोटों के धुएं के लिए धर्म को धर्म से लड़ाना, एक संप्रदाय के प्रति दूसरे कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता आपातकाल लगाने वाली फैलाना, संप्रदाय हिंसा फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। और देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। 10 साल तक जुमलेबाजी करके, छलबत्ते बना के देश की जनता को ठगते रहे। 4 जून को देश की सब जनता मोदी सरकार की कांग्रेस के खेमे के अंदर चलिए भूचाल आ जाता है। आज बहुत सारा ठीक है। घोरमड़े साहब, अजय गंगवानी साहब, मैं मनीष सर के पास जा ही नहीं पाया, टाइम भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कितना इंपॉर्टेंट सवाल रह गया था बताइए। इतना विकास हो रहा है, देश बिल्कुल विश्वगुरु के आउटर पे खड़ा हुआ है, हम बयान निकाल रहे हैं 2006 का। खैर, सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।